दोस्तों मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। क्या अमेरिका की सबसे बड़ी फौजी ताकत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है, और क्या यही वजह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों का मंसूबा फिलहाल रोक दिया है? दोस्तों, अमेरिकी मीडिया की एक अहम रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कम अज कम फिलहाल ईरान पर मजीद बड़े हमले न करने का फैसला किया, और इस फैसले की एक अहम वजह पेंटागन के पास मौजूद पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स और दीगर फिजाई दिफाई हथियारों के कम होते जखायर बताए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन को खदशा है कि अगर ईरान के खिलाफ जंग मजीद वसी हुई तो मशरिक वस्ती में तैनात अमरीकी अफवाज के लिए दस्तयाब फिजाई दिफाई निज़ाम शदीद दबाव में आ जाएगा और पेट्रियट इंटरसेप्टर्स खतरनाक हद तक कम हो सकते हैं। यही मामला जुमे के रोज व्हाइट हाउस में होने वाले एक इंतहाई अहम इजलास में जेर बहस आया, जहां सदर ट्रंप ने अपने आला मुशीरों और काबीना के सीनियर अरकान के साथ ईरान की सूरत हाल का जायजा लिया। दोस्तों, जरा ये बताते हैं कि इस इजलास में खास तौर पर इस बात पर गौर किया गया कि अगर अमेरिका दोबारा से बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां शुरू करता है तो उसके दिफाई वसाइल पर क्या असर पड़ेगा। इस खदशे को इस वाक़े ने मजीद बढ़ा दिया जब गुज़श्ता जुमे उर्दन में तैनात 3 अमरीकी फौजी उस वक्त मारे गए जब ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले के दौरान एक बैलिस्टिक मिसाइल अमरीकी फिजाई दिफाई निज़ाम को अबूर करते हुए अपने हदफ तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने भी सदर ट्रंप को निजी तौर पर खबरदार किया कि अगरचे ईरान के खिलाफ दोबारा बड़े हमले करना मुमकिन है, लेकिन इससे अमरीकी सेंट्रल कमांड के पास मौजूद फिजाई दिफाई इंटरसेप्टर का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो सकता है, जिससे मुस्तकबिल में अमरीकी फौजी अड्डों और एहलकारों का दिफा मजीद मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक लम्हे के लिए यहाँ पर रोकूंगा और आपको याद करवाऊंगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान के 90% जो उसकी सलाहियत है, जो उसके मिसाइल प्रोग्राम है, उसको हमने तबाह कर दिया। अगर ये बातें उस वक्त सच थी तो आज ये रिपोर्ट क्या है? यानी अमेरिका ईरान को हरा नहीं सका, अमेरिका ईरान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। और दोस्तों, ये एक बार नहीं बार बार हुआ। जब भी कोई एक अमरीकी फौजी मरता है ना, तो अमेरिका में इसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, व्हाइट हाउस ने वाजे किया कि तमाम फौजी ऑप्शन अभी मौजूद हैं। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीफन चोंग ने कहा कि सदर ट्रंप हमेशा सफारती हल को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर ईरान आपने हुर्मुज़ में कार्रवाइयां जारी रखता है या अमरीकी इत्तेहादियों को निशाना बनाता है तो अमरीका के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि मुसलसल पाबंदियों और फौजी हमलों के बाद बेहतर यही होगा कि तेहरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आए, वरना उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप इस वक्त तकरीबन 5 माह से जारी ईरान तनाज़े में आइंदा हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं। उनकी एक बड़ी तरजीह आपने हुर्मुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर पर खुलवाना है, क्योंकि हालिया कशीदगी के बायस तेल और गैस की कीमतें दोबारा बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, अमरीकी हुकाम ये इतराफ़ कर रहे हैं कि फ़िज़ाई हमले काफ़ी नहीं थे जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड की हिकमत अमली को नहीं अपनाते, और बूट्स ऑन ग्राउंड वो भी ईरान जैसे मुल्क पे। यानी ये इतना आसान नहीं होगा। ये जो आपको कामयाबी मिल नहीं रही, इसकी बुनियादी वजह आपका फिजाई हमले करना। आप हमला करते हैं, उसकी तबाही होती है, लोग लाशों को इकट्ठा करते हैं, फिर बयानात आते हैं, फिर आपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया जाता है, और पूरा खित्ता आपको इसी तरह की एक कश्मकश में नजर आएगा। सफारती मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो वहां भी एक तातुल आपको नजर आता है, और खासतौर पर जब से पाकिस्तान ने $10 अरब की डिमांड कर दी है कि भाई ये पैसे हमें दो, तो अमेरिका भी सोच रहा होगा ना कि यार इन्होंने अब तक ऐसा तो कुछ किया नहीं है कि $10 अरब हम इनको दें और हमारा जो फेस सेविंग वाला जो इनको टास्क दिया था ये पूरा कर सकें। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप के करीबी हल्के में भी बहुत कम लोग ईरान के खिलाफ मजीद बड़े हमलों के हक में हैं। एक सीनियर अमरीकी अहदेदार, उसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, ये रिपोर्ट हुआ है दुनिया के बड़े अखबारात में, वाशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ जी, मुसलसल हमलों का नतीजा उल्टा निकल रहा है। उनके मुताबिक इससे ईरान कमजोर होने की बजाय मजीद मुत्तहद होगा, जबकि ईरानी क़यादत अवाम की तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटाकर बैरूनी खतरे की तरफ मुंतकिल करने में कामयाब हो रही है। अच्छा, ये आपका ख्याल होगा, ये पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है कि चलो एक जंग का आगाज करते हैं और पॉलिटिकल कैपिटल गेन करेंगे और अमेरिका में इलेक्शन जीतेंगे। ये नेतन्याहू का ख्याल हो सकता है, जिसके केसेस इसराइल की अदालतों में पेंडिंग आपको मिलेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके रेस्क्यू के लिए सदर के साथ भी पंगा लिया। तो ये आपकी पॉलिसी हो सकती है कि जंग जारी रहेगी, नेतन्याहू से उसकी करप्शन के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। ईरान में ऐसा कुछ नहीं है। आयतुल्ला खामनाई की शहादत और उसके बाद जिन लोगों ने उस घर का दौरा किया, आप जाकर देख लें, उन वीडियोस को उठाकर देखें। एक छोटा सा घर है और घर में कितना
جو اس کا جو سسٹم تھا وہ یہ بتاتا ہے، اس کا منظر یہ بتاتا ہے کہ ایران کی قیادت کیسی تھی جس کو آپ لوگوں نے شہید کیا۔ تو یہ پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں دنیا کے سامنے، ایرانی قیادت کے سامنے، ایرانی عوام کے سامنے۔ آپ سے تو سوال ہو سکتا ہے، لیکن ایران کی عوام اپنے قائدین سے یہ سوال نہیں کرے گی۔ دوستو، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ امریکہ نے ایران پر معاشی دباؤ میں اضافہ کیا۔ امریکی حکام کے مطابق چین نے حالیہ مہینوں میں ایران سے خام تیل کی خریداری تقریباً 40% کم کر دی ہے، جس سے ایران کی تیل کی آمدنی متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی کاروباری شخصیات بابک زنجانی کی مالیاتی نیٹ ورک سے وابستہ 9 کمپنیوں اور 4 افراد پر نئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں، اور مجموعی طور پر موجودہ صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ واشنگٹن ایک مشکل توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف ایران پر فوجی اور معاشی دباؤ برقرار رکھا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ایسی بڑی جنگ سے بھی گریز کیا جا رہا ہے جو امریکی دفاعی وسائل، مشرق وسطیٰ کے استحکام اور عالمی معیشت کے لیے مزید خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔ اب دوستو، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سفارتکاری دوبارہ شروع ہوتی ہے یا مشرق وسطیٰ ایک بار پھر کسی بڑی فوجی کارروائی کی طرف بڑھتا ہے۔ اور ایک بات اور جو بہت ہی اہم ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے تو مشرق وسطیٰ کے جو آپ کے اتحادی ہیں وہ بھی تو سوال کریں گے نا۔ یہ جو کچھ سعودی عرب کے اندر ہوا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ پریشر میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار آپ کو نظر آتی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے جی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل تعلقات تھے کہ سعودی عرب نے یہ ڈیل ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خاندان کے لوگوں سے کی۔ اس کا امریکنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور امریکن اکانومی کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوتا یہ وقت بتائے گا، لیکن یہ پرسنل تعلقات، یہ جو جہاز دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو قطر نے، وہ ایسے دیا کہ آپ کے پرسنل تعلقات بول رہے تھے۔ اور دوستوں، میں آپ کو خبر یہ بھی دوں کہ حوثیوں کا اریمکو پر حملوں کا دعویٰ، اور یمن کی تنظیم انصار اللہ یعنی حوثیوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کمپنی اریمکو کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ تنظیم کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے حدیدہ بندرگاہ اور کمران جزیرے پر فضائی حملوں کے جواب میں جازان اور ینبع میں قائم اریمکو کی تنصیبات پر 2 حملے کیے گئے۔ حوثیوں کے مطابق ان حملوں میں درجنوں ڈرونز، بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل استعمال کیے گئے۔ ان کے مطابق ینبع کی وہ بندرگاہ بھی نشانہ تھی جو سعودی عرب کی مشرق سے مغرب جانے والی اہم پائپ لائن کا مرکزی مرکز سمجھی جاتی ہے، اور آبنۂ ہرمز میں رکاوٹ کی صورت میں سعودی تیل کی برآمدات برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاہم سعودی حکومت نے تاحال ان حملوں کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ البتہ سعودی سول ڈیفنس نے جازان اور ینبع کے شہریوں کو احتیاطی تدابیر احتیاط کرنے کی ہدایت جو جاری کی ہیں، ایڈوائزری جاری ہوگی جی۔ لیکن دوستو، یہ خبر صرف ایک میزائل حملے کی نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سعودی عرب کے اوپر اگر حملے اسی طرح جاری رہے تو یہ مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کو ایک ایسی جنگ کی طرف دھکیل دے گا جس کا اینڈ کوئی نہیں ہے۔ یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ایک تو مشرق وسطیٰ ڈیفنس لیس ہو جائے گا، ہمارے پاس جو ہمارا میزائل سٹاک ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور دوسرا ہمیں اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ خبر صرف ایک میزائل حملے کی نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کی توانائی، معیشت اور علاقائی حکمت عملی کو نشانہ بنانے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ سعودی حکومت نے ابھی تک حوثیوں کے دعوے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ اس حملے کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یہ بھی میں ون بے ون آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سعودی فضائی حملوں کا جواب، حوثیوں نے خود کہا کہ یہ کارروائی حدیدہ بندرگاہ اور کمران جزیرے پر سعودی فضائی حملوں کے جواب میں کی گئی، یعنی ان کے مطابق یہ ایک جوابی حملہ تھا۔ اگر آپ کارروائی کریں گے تو ہم بھی آپ کو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ اب دوستو، اریمکو کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا؟ دوستو، یہ جو آئل ریفائنری ہے سعودی عرب کی سب سے بڑی سرکاری تیل کمپنی ہے اور ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ اسے نشانہ بنانے سے 3 پیغامات دیے جا سکتے ہیں: سعودی عرب کی معیشت کو دباؤ میں لانا، عالمی تیل کی منڈی میں بے یقینی پیدا کرنا، ریاض کو یمن میں اپنی فوجی کارروائیوں پر نظر ثانی پر مجبور کرنا۔ اب یہ جو ینبع ہے یہ کیوں اہم ہے؟ ینبع یا اس کی جو پروننسیشن ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن یہ اہم کیوں ہے؟ ینبع صرف ایک بندرگاہ نہیں بلکہ سعودی عرب کی مشرق سے مغرب جانے والی اہم پائپ لائن کا آخری مرکز ہے۔ اگر آبنۂ ہرمز میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو سعودی عرب خلیج فارس کی بجائے بحیرہ احمر کے راستے ینبع سے تیل برآمد کر سکتا ہے۔ اسی لیے اگر ینبع متاثر ہوتا ہے تو سعودی عرب کا متبادل برآمدی راستہ بھی دباؤ میں آ سکتا ہے، یعنی اگر یہاں پہ حملہ ہوا تو وہ آلٹرنیٹ روٹ پہ جائیں گے، انہوں نے اس کو بھی ٹارگٹ کر دیا۔ دوستو، سعودی عرب پر ممکنہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ایسے حملے جاری رہے
तो सऊदी तेल की बरामदात मुतासिर हो सकती हैं। ऑयल टैंकर्स और शिपिंग इंश्योरेंस की लागत बढ़ सकती है। सरमायाकारों का एतमाद मुतासिर हो सकता है और विजन 2030 और बड़े गैर मुल्की सरमायाकारी मंसूबों पर दबाव बढ़ सकता है। सऊदी अरब को मजीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तैनात करना पड़ सकता है और उसके लिए फिर आपको किसकी तरफ देखना है? पाकिस्तान और अमरीका। और दोनों ममालिक क्या इस जंग के अंदर एंट्री लेंगे? ये भी सबसे अहम सवाल है, क्योंकि हौसियों के साथ जंग करना पाकिस्तान अगर आगे आता है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ वादे कर रहे हैं, हम सिर्फ लेने देने की बात कर रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकली यानी इस जंग के अंदर नजर नहीं आ रहे। अगर पाकिस्तान इस जंग के अंदर कूदा तो ये खित्ते के लिए बहुत ही खतरनाक काम होगा और फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे। तो वो जंग जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिसका आगाज किया, अगर आप ये समझते हैं कि ये खत्म हो जाएगी इतनी जल्दी, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। और दोस्तों, इसमें जो सबसे अहम चीज है कि आलमी असरात, अगर अरामको यानी युम्बा की तनसीबात को नुमाया नुकसान पहुंचता है तो आलमी तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, सप्लाई चेन मुतासिर हो सकती है, यूरोप और एशिया को तेल की फराहमी पर दबाव आ सकता है, बहर अहमर और आबना हुर्मुज़ दोनों रास्तों पर खतरात बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, एक और सवाल कि क्या ये सिर्फ सऊदी अरब का मसला है? देखें, ये जरूरी नहीं है। अगर हौसी सऊदी तवानाई के बुनियादी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाते हैं और ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी भी बरकरार रहती है, तो ये तनाज़ा एक वसी इलाकाई बुरहान में तब्दील हो सकता है, जिसमें खलीजी ममालिक, अमरीका और दीगर इलाकाई ताकतें भी ज़्यादा फाल किरदार अदा करेंगी। और इस हमले का मकसद सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी या तनसीब को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सऊदी अरब की तवानाई की सलामती, मुतबादिल बरामदी रास्तों और मुआशी इस्तेहकाम पर दबाव डालना भी हो सकता है। इसलिए जो दीगर इनके रूट्स हैं, इनको भी टारगेट करना, इनको गैर महफूज बनाना और तेल की बरामदात को अटैक करना, यानी ये इसका मेन हदफ था, जिसमें हौसी जो है वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। और दोस्तों, आपको खबर ये भी दें कि ईरान के हमलों में अब तक 200 के करीब अमरीकी फौजी मारे गए। ये दावा है पाकिस्तान इनकलाब का और उनके तर्जुमान जनरल हुसैन का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने जो अब तक तबाही की गई ईरान की तरफ से अमरीका की, उसका उन्होंने डिटेल के साथ जो है वो जिक्र किया। पाकिस्तान इनकलाब ने जो स्टेटमेंट जारी किया, इसके मुताबिक वो सहाफ़ियों को मुतासरा फौजी मराकज़ का दौरा करवाएं, यानी वो अमरीका से कह रहे हैं कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो लेकर जाएं और दिखाएं उन्हें कि इन बेसिस के ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ। उनके मुताबिक अमरीकी हुकूमत हलाकतों, नुकसानात के हवाले से मुकम्मल हकाइक जो है वो दुनिया के सामने नहीं ला रही। और जनरल हुसैन के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान ईरानी हमलों में अमरीकी फौजी जो मारे गए, इसमें 200 के करीब हलाकतें हैं। 11 जंगी त्यारे, हेलीकॉप्टर तबाह किए गए, जिनमें से एक F-15 जंगी त्यारा और P-8 बहरी निगरानी का त्यारा और C-17 ट्रांसपोर्ट त्यारा और 8 फ़ज़ाई रिफ्यूलिंग त्यारे भी इसके अंदर शामिल हैं। और ये भी दावा सामने आया कि ईरानी कार्रवाइयों में 17 जासूसी और ऑपरेशनल ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया, जिनमें 8 जदीद ड्रोन्स शामिल थे। अगर तल अबीब दोबारा जंग में शामिल हुआ तो इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। आपने एक बात याद रखनी है कि ये मामला इतने सादा नहीं है। ईरान की जो भी कैपेसिटी थी, 47 ईयर्स उनकी पूरी एक रियासत है, इसे आप मत भूलें। और इसके साथ साथ उन्होंने जो सफारती महाज के ऊपर रूस के साथ ताल्लुकात कायम किए। और दोस्तों, एक जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो सफारती ताल्लुकात चीन और रूस के साथ है, ये क्यों है कि अमेरिका इनका दुश्मन, अमेरिका रूस का दुश्मन, चाइना का दुश्मन, इकोनॉमी द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इमर्जिंग इकोनॉमी, तो उसको भी टक्कर देनी थी। और फिर ईरान के साथ इनकी पिछले 50 सालों से जंग चल रही है, तो इन्होंने सफारती महाज के ऊपर इन कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया। अब ये नहीं हो सकता कि जो रूस है वो खामोशी से बैठा रहेगा। उन्होंने अपनी सैटेलाइट सपोर्ट भी दी, इसके साथ साथ जो चाइनीज आपको सपोर्ट है वो भी नजर आती है और AI सपोर्ट इनको मिली। सैटेलाइट सपोर्ट इसका सबसे बड़ा किरदार था। और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो CIA का जो सेंटर जिसको तबाह किया गया, 2 बिल्डिंग्स को तबाह किया गया और जितना प्रिसीजन ये अटैक था, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। तो इस पूरे माहौल के अंदर वो तमाम लोग जो अमेरिका की तरफ से सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, कतर, मिडल ईस्ट पूरा, और इसमें अब तो खैर इराक ने भी कोशिश की है और पाकिस्तान तो कोशिश कर ही रहा है। इन्हें सोचना चाहिए कि अगर अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर को वो घुटनों पे ले आए हैं तो वो पाकिस्तान का या बाकी ममालिक का क्या हाल करेंगे। मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा, ये वो रियलिटीज़ हैं जो इस वक्त हमें जंग के मैदान में नज़र आ रही हैं। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने